विवेक देश पांडे सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके अरविंद केजरीवाल आते हैं, देश की राजनीति में एक अहम स्थान बनाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, वहां पर सत्ता में आते हैं, वो लगातार जीत दर्ज करते हैं, पार्टी उनकी लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। इन सब के बीच में करप्शन के ही आरोप में उनकी गिरफ्तारी, क्या लगता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए नेता, करप्शन के आरोप के बाद सियासी कैरियर कैसा रहेगा इनका? जी राम प्रकाश जी, ये आपने जो करप्शन भ्रष्टाचार के मामले में उनका मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका करियर शुरू हुआ और अभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, ये जो उनका राजनीतिक प्रवास रहा है उसका आपने जिक्र किया, ये अपने आप में सचमुच एक विडंबना है कि वो जिस भ्रष्टाचार को लेकर वो पूरे देश में उन्होंने एक एजिटेशन खड़ा किया था और इंडिया अगेंस्ट करप्शन उसका नाम ही था। अब वही केजरीवाल किसी करप्शन के केस में पकड़े जाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि उसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें कहा तो जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है और कुछ खास डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में साठगांठ की बात भी की जा रही है। क्या ये एक सिस्टमिक करप्शन है या फिर इसमें ऊपर से कहीं पैसे की लेन देन हुई है, ये हमें पता नहीं। मुझे आशंका है क्योंकि जिस तरह से ईडी सीबीआई वगैरह काम कर रही है पिछले कुछ सालों में, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई ऐसे केसेस है, कई ऐसे मामले हैं, भ्रष्टाचार के हो चाहे सिडिशन के हो चाहे किसी भी तरह के मामले हो, उसमें पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के साथ में काम किया गया है। और ये तो बात स्पष्ट है, सबको पता है कि 90 से ऊपर प्रतिशत जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिन लोगों पर हुई है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, वो अपोजिशन के लीडर्स हैं। ये स्पष्ट है और ये भी हमको पता है कि जिन अपोजिशन के लीडरों ने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया, मान लिया, उनके खिलाफ के मामले जो है वो सारे बंद करवा दिए गए। तो किसी को तो मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हमको पता है असम के मुख्यमंत्री और फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, तो काफी बड़ी बड़ी पोस्ट्स उनको दी गई, जिन्होंने अपना करप्शन जो है वो बीजेपी के सामने सरेंडर करके छुपा लिया है। तो ये केंद्र सरकार जो है, मोदी शाह की जो सरकार है, वो भ्रष्टाचार के प्रति कितनी जागरूक है और कितनी प्रामाणिक है, ये भी दुनिया ने देखा है। कई मामले ऐसे हैं जो अभी भी, अब आप देखिए भीमा कोरेगांव का मामला है, वो तो ईडी वाला मामला नहीं है, लेकिन वो सीबीआई वाला मामला तो जरूर है, या वो क्या कहते हैं उसको, एनआईए वाला मामला जरूर है, लेकिन उसमें 6 साल से लोग जेल में पड़े हैं। अर्बन नक्सल बताकर उनको 6 साल से जेल में पड़े हैं। अगर आपके पास उनके अगेंस्ट में कोई पुख्ता सबूत है तो अभी तक तो केस का नतीजा आ जाना चाहिए था। क्या हो रहा है उस केस में, क्या कर रहा है कोर्ट और क्या कर रही है जांच एजेंसियां, क्यों नहीं मामले को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि शायद उनको पता है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के उस समय के जो प्राध्यापक थे साई बाबा, उनको 10 साल जेल में रखने के बाद जब पता चला कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, तो वो 90% वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको व्हीलचेयर पर बैठे हैं, उनको जेल में आपने 10 साल रखा और फिर उनको छोड़ देना पड़ा उनके। तो मुझे लगता है पूरा आइडिया ये है, बीजेपी सरकार का आइडिया ये है कि सबूत हो ना हो, इनको जेल में डालना है, इनको बदनाम करना है, और प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये है तरीका। मतलब पता है कि सबूत नहीं है तो फिर कैसे जेल में डाला जाए, फिर उनको पनिशमेंट कैसे दी जाए? तो उनको 6 साल 7 साल जेल में सड़ने दो और फिर आखिर में वो छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं। मतलब उससे उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती बीजेपी को कि वो केस को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन पनिशमेंट तो दे दिया, हमको उनको पनिश करना था। जिस तरह से वो एनकाउंटर वगैरह करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक तरह का एनकाउंटर ही है। ये ऐसे लोगों का एनकाउंटर है जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो एनकाउंटर से फिर 6 साल 7 साल जेल में रखो और फिर कोर्ट छोड़ देगा, क्योंकि अपने पास सबूत तो है नहीं, बीजेपी को पता है। इसी मुझे लगता है कि
अब अरविंद केजरीवाल का जहां तक मामला है, जो मुझे याद है उनका तो एफआईआर में नाम नहीं था, उनको अभियुक्त तो नहीं बनाया गया, और शायद इसी तरह का कोई आर्गुमेंट प्रोसिक्यूशन ने भी किया है कि फिर ये बेल क्यों मांग रहे हैं, ये बेल क्यों मांग रहे हैं, अगर ये अभियुक्त ही नहीं तो बेल क्यों मांग रहे हैं, तो भाई सवाल यही है कि अभी अभियुक्त नहीं तो आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या होता है आज पता नहीं, लेकिन लार्जर गोल बीजेपी का ये है कि इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके उन पूरे अपोजिशन का जो कैंपेन है उसको वीक करना। अभी उनको पता है कि 2 महीने हैं, दिल्ली का इलेक्शन जब होगा तो उसको अभी और 2 महीने बाकी है, 2 महीने तक केजरीवाल जेल में रहेंगे, मतलब जो इनका प्लान है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ता है तो 2 महीने तक जेल में रहेंगे तो पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी का प्लान है, और इस प्लान के तहत अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। भ्रष्टाचार से वगैरह बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। आज तक की भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सिद्ध हुआ है, डिमोनेटाइजेशन से सिद्ध हुआ है, और जिस तरीके से भ्रष्ट से भ्रष्ट सबसे भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में लेकर उनके खिलाफ की जो केसेस है वो इन्होंने बंद कर दी है। तो ये तो भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है कि भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ ले लो, उनकी केसेस बंद कर दो। इससे साबित होता है कि भारत की आज तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। तो उनको केजरीवाल के भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, उनको केजरीवाल को सजा दिलानी है। केजरीवाल के रूप में जो एक चैलेंज खड़ा हुआ है उसको खत्म करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना है। इस इरादे के साथ में ही ये सारा पूरी कार्रवाई हुई है, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं है। राम प्रकाश जी विवेक सर, 2 चीजें मैं समझना चाहूंगा। एक तो बहुत दिनों बाद अन्ना हजारे साहब का बयान आया है इनकी गिरफ्तारी पर, जो है अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसको मना किया था, हम लोग शराब का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो है वो इन्होंने शराब की ही नीति बनाने का काम कर दिया। घपले घोटाले अपनी जगह पर हैं। अन्ना हजारे को लेकर के कि भाई आज इनके बयान आने का, जो इनका बयान आया वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से इनका बयान नहीं आ रहा था। देश में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन इस बीच में कहीं बयान नहीं आया। इसके साथ साथ एक चीज और समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बड़ा मौका फिर से मिल गया है, इस मौके का कितना लाभ भाजपा को होगा या फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लगातार जो है वो मिनी स्ट्रीम मीडिया, जो मैंने पहले जिक्र किया था, ये बता रही है कि वो कॉन्स्पिरेटर हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस को भी लपेटा जा रहा है कि ये पहले बताते थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं और आज इनके साथ खड़े हैं। तो ये सारे चोर जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गए हैं सत्ता के लालच में। नहीं राम प्रकाश जी, जहां तक अन्ना हजारे का सवाल है, अन्ना हजारे ने अभी तक जितनी भी बीजेपी के 10 साल में जो कुछ भी हुआ उसके किसी मामले पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मतलब इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अन्ना हजारे समझते हैं कि 10 साल में जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ है। और अभी वो केजरीवाल जी की अरेस्ट हुई, जिनके बदौलत उनका पूरा आंदोलन चला, जिन्होंने उनके आंदोलन को चलाया, केजरीवाल प्रतीक के पीछे तो केजरीवाल ही थे, अन्ना तो सिर्फ मुखौटा थे। तो उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो स्पष्ट है उनके ऊपर जो आरोप है उसी को वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप ये है कि वो आरएसएस ने खड़े किए हुए एक व्यक्ति थे, वो अपने आप ही सिद्ध कर रहे हैं। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा इस रूप में सामने आए थे। अब इतने 10 साल में जो कुछ भी अलग अलग चीजें हुई, इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार के कई मामले, राफेल डील हुआ, भ्रष्टाचार के कई मामले बीजेपी के मोदी सरकार के राज में सामने आए, कभी भी अन्ना हजारे ने कुछ नहीं कहा। तो जब आप सिलेक्टिवली किसी भ्रष्टाचार की केस, अलेज्ड भ्रष्टाचार की केस के बारे में कुछ कहते हैं, सिलेक्टिवली कहते हैं, और जो बाकी मामले हैं उनके बारे में आप चुप्पी साधते हैं, तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं कि इन सारे भ्रष्टाचारों के मामले पर कुछ न कहना, ये भी एक अपने आप में भ्रष्टाचार है, नैतिक भ्रष्टाचार है जो अन्ना हजारे ने किया है। अन्ना हजारे पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस तरह से 1977 में अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालकर इंदिरा गांधी ने गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं जनता पसंद नहीं करेगी। एक हद तक डिसिप्लिन, एक हद तक अथॉरिटेरियनिज्म इस देश
को अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी के समय में भी लोगों को अच्छा लग रहा था कि ट्रेनें वक्त पर चल रही है, बसें वक्त पर चल रही है, ऑफिसेज बराबर वक्त पर खुलते हैं, ऑफिस में काम बराबर होता है। ये सारा लोगों को एक हद तक अच्छा लगा, लेकिन एक हद के बाहर जब आप चले जाते हैं तो लोग बाजी आप पर पलटा देते हैं। जो 1977 में हुआ वो अब फिर होगा। मतलब 1 महीना पहले ये स्थिति थी, 1-2 महीना पहले ये स्थिति थी कि बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएगी, ऐसा लगता था। उसमें ऐसा लगने वालों में मैं भी था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब किसी भी दुराचार का अतिरेक हो जाता है तो उस समय जनता जो है वो दुराचार करने वालों पर हावी हो जाती है, उनके खिलाफ जी। अपना मतदान करेगी। इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। भले ही अपोजिशन के पास रिसोर्सेस रहे न रहे, अपोजिशन के पास कैंपेनिंग के लिए लीडर रहे न रहे, वो जेल में बैठे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है बीजेपी का ये सारा खेल काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। जो एक अतिरिक्त आत्मविश्वास बीजेपी को चढ़ गया है, सर चढ़कर बोल रहा है, वो उनके लिए घातक सिद्ध होगा इस इलेक्शन में, और वो अपना केस खुद ही खराब कर रहे हैं। सत्ता के मद में चूर बीजेपी जो है, जनता का रोष, जनता का एक विरोध इस इलेक्शन में उनको जरूर दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जो असर वो लाना चाहते हैं, जिस असर के लिए वो ये सब कर रहे हैं, उसका उल्टा असर उनके ऊपर होगा। इसके बारे में अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। राम प्रकाश जी। जी।